की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी भाई संजय टंडन जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री सिकंदर बख्त जी, सिकंदर कुमार जी, क्षमा करिएगा, पुराने दिन याद आ जाते हैं, हर्ष महाजन जी, हमारे राज्यसभा में साथी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक बलवीर वर्मा जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री और आज की मंच संचालिका श्रीमती पायल वैद्य जी, केशव चौहान जी, अरुण फाल्टा जी, हमारे जिलाध्यक्ष, और हम सब के बीच में उपस्थित प्रदेश के संगठन मंत्री सम्मानीय सिद्धार्थन जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे वरिष्ठ साथी और मीडिया के मेरे बहुत ही पुराने वरिष्ठ साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और मोर्चा के हमारे सभी सदस्यगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं जहाँ आपको धन्यवाद देता हूँ, वहीं यह स्वागत दरअसल में मेरा नहीं, यह स्वागत हमारी उस विचारधारा का है जिसको आपने स्वागत किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि के पुण्य स्थान शिमला में जब मैं आया हूँ तो मैं जाखू मंदिर को, हनुमान जी को भी नमन करता हूँ, मैं तारा देवी को भी नमन करता हूँ, माँ काली को भी नमन करता हूँ और आप सबको भी नमन करता हूँ जो देवतुल्य हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 12 वर्ष हमने पूरे किए हैं और इसके साथ साथ 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को एक नया रिकॉर्ड भी हमने कायम किया कि निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री के पद पर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का रिकॉर्ड तोड़ा और 4,399 दिन पूरे करते हुए उसको आज पूरा किया है। उसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देता हूँ। ये 12 वर्ष स्वर्णिम काल में लिखे जाने वाले वर्ष हैं और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल रहे। जिस विकसित भारत को हम 2047 में देखने के लिए आतुर हैं, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये 12 वर्ष जहाँ हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम
पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके साथ बहुत सी बातों की चर्चा हुई होगी और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने संक्षेप में लेकिन इशारे में संकेत मात्र में उन्होंने बातें बहुत अच्छे से रखी हैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछिएगा तो मैं बार बार कहता हूं कि इन 12 वर्षों में क्या अंतर आया है, क्या फर्क पड़ा है। सरकारें तो पहले भी थी, फर्क यह पड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति, देश की राजनीतिक रवायत, देश की राजनीतिक कल्चर, इसको बदल डाला है। इसको हमको समझना चाहिए। The political discourse has been changed. The political narrative has been changed. The thought process, the political thought process has been changed. प्रजातंत्र में भाग लेने वाला साधारण व्यक्ति जो सरकारें बनाता था, उसकी मानवीय स्थिति क्या थी? उसकी मानवीय स्थिति थी, ये तो ऐसा ही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है, सरकारें आएंगी जाएंगी, हम तो वैसे ही चलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। साधारण वोटर स्टेटस कोइस्ट हो गया था। उसने परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया था। वह मान चुका था कि उसके किस्मत में यही लिखा है कि सरकारें आएंगी, हमें धोखा देंगी, हम फिर नई सरकार चुनेंगे और फिर हम धोखा खाएंगे। यह पॉलिटिकल कल्चर एक नैरेटिव के रूप में स्थापित था। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये राजनीति के नियम बन गए थे। ये सोच का तरीका हो गया था और कार्य को लटकाना, अटकाना, भटकाना, यह नेताओं का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया था, एक काम करने का तरीका हो गया था। और इसीलिए हम लोगों ने 2013-14 में एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति देखी। लेकिन 2014 के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, हमने देखा कि एक नई संस्कृति का जन्म हुआ और नई संस्कृति से नई शब्दावली निकली। पहले सरकारें बनती थी सबके समर्थन से और सिमट जाती थी किसी जाति के सरकार में। बनती थी सबके समर्थन से, सिमट जाती थी किसी इलाके में। बनती थी सबके समर्थन से, लेकिन सिमट जाती थी किसी परिवार में। लेकिन आज जो सरकारें बनती हैं, उसका नारा होता है और कर्म होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक नैरेटिव चल पड़ा है। हमें भी कोई शिकायत करता है और चिट्ठी लिखता है तो उसमें एक शब्द जरूर लिखता है, आप इसकी जांच कराइए, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज साधारण मानवी भी अपने हक के लिए खड़ा होकर के छाती तान करके बात करता है। यह प्रजातंत्र की मजबूती मोदी जी ने दी है, इसको हमको समझना चाहिए। पत्रकार लिखते थे, शब्दावली थी एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी।
ये 2014 के बाद एक नया शब्द आया, प्रो इनकम्बेंसी। प्रो इनकम्बेंसी, ये नया शब्दावली आई। उसी तरीके से हम सब यहां बैठे हैं, मेरे सामने सब लोग जो बैठे, सब ने मेरे साथ 80 के दशक में और 90 के दशक में लड़ाइयां लड़ी हैं। हम किस बात के लिए लड़ते थे? धारा 370 समाप्त करेंगे। मालूम नहीं था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लड़ाई लड़ते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लड़ाई लड़ते थे ट्रिपल तलाक की। मालूम नहीं था कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आज इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को चश्मदीद गवाह बनाया है, जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि धारा 370 समाप्त हुई है। और मैं तो भाग्यशाली इसलिए हूं कि जब गृह मंत्री इस बिल को रख रहे थे तो उनकी दाहिनी तरफ मैं बैठ करके उस बटन को दबा रहा था जो धारा 370 को समाप्त कर रही थी और 35A को समाप्त कर रही थी। ट्रिपल तलाक को कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, डरते थे, तुष्टीकरण में डूबे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट कहता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। मैंने बार बार बताया भी आपको कि कोई मुस्लिम देश में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। यह हमारा भारत सेक्युलर देश ट्रिपल तलाक को ढो रहा था। लाखों बहनों को आजाद कराने का काम, मुस्लिम बहनों को आजाद कराने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारे बेचारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी जो धार्मिक आधार पर वहां से निकाले गए थे, उनको यहां सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, उनको यहां नागरिकता नहीं मिलती थी। मनमोहन सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि हां इनको नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन ताकत नहीं थी। CAA लाकर उनको नागरिकता देने का काम, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट ला करके वह भी हम लोगों ने किया, वह हम सबको मालूम है। और इसीलिए आज जब हम 12 साल के बारे में चर्चा करते हैं तो इलेक्शंस में भी हम लोगों ने जो जीत हासिल की है और जो भारत की जनता का हमको, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार नहीं बारंबार आशीर्वाद मिला है, वह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है जो भारतीय जनता पार्टी के 12 साल की जीत में जुड़ता है। 2014 से 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तीनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई और सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आई है। 2014 से, क्षमा कीजिएगा, 2014 से लगभग प्रदेशों में 75 इलेक्शंस हुए हैं, 75, जिसमें से 43 में बीजेपी और एनडीए जीत करके आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। आज एनडीए और बीजेपी 22 राज्यों में अपनी सरकार बना करके कायम हुई है आपके आशीर्वाद से। आज देश के 72% भूभाग पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज 78% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, यानी 78% पॉपुलेशन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम गुजरात में 6 बार लगातार चुनाव जीत करके आए। हमने हैट्रिक बनाई है असम में, पड़ोसी राज्य हरियाणा में और गोवा में, और उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मणिपुर में हम दोबारा सरकार में आए हैं। यह है प्रो इनकम्बेंसी, हमको समझना चाहिए। और पहली बार हम जीत करके आए हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और 27 साल बाद
हम दिल्ली में जीत करके आए हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। इसलिए मित्रों, ये मैं आपके सामने आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को देश की जनता का भरपूर विश्वास, भरोसा, समर्थन पूरे तरीके से हम सबको मिल रहा है। और आप देखते ही हैं कि विपक्ष कितना गैर जिम्मेदाराना हो गया है। हिमाचल जीत जाओ तो हम बहुत शेर, और चुनाव हार जाओ तो चुनाव आयोग। अरे कैसी पार्टी हो गई है, कैसी स्थिति हो गई है तुम्हारी। इसलिए मित्रों, मैं यहां आपके सामने ये जरूर बताना चाहता हूं कि किस तरीके से विकास के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतते हुए आज भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और एनडीए की सरकार पिछले 12 वर्षों से तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी आपको ये बताना चाहता हूं। अगर हम रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 200% इंक्रीज हुआ है रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन में, 200%। और हिमाचल प्रदेश में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और अगर मैं बात करूं हाईवेज की, आप लोगों ने भी देखा होगा, आज मैं अभी क्यारी घाट पर रुका था तो लोग हमको बता रहे थे कि बहुत जल्द अब कंडा घाट के वाला भी सुरंग चल पड़ेगी और वो भी चल पड़ेगा और ये भी होगा। लगभग 9:30 बजे चला हूं और मुझे क्यारी घाट में इसलिए बैठना पड़ा कि मैं बिफोर टाइम आ गया था। और बिफोर टाइम इसलिए आया था क्योंकि वो 4 लेन पर मुझे पता ही नहीं चला कि घाट अपना ये कौन सा घाट है नीचे, घाट ही घाट है सर यहाँ। घाट तो क्या घाट, चलो सारे घाट, सभी घाटों को क्रॉस कर गया, पता ही नहीं चला कि कब कौन सा घाट आया। 60.6% का नेशनल हाईवे में इंक्रीज है, 60.6%। काम करने वाली सरकार को देखो आप भी ये रोड फिल्मों में कहीं विदेशी के दृश्य के रूप में देखा करते थे। ये सड़कें आपको आपके देश में, अपने देश में हमें नसीब होगी, ये विश्वास नहीं था आज। और अगर मैं बात करूं तो 1,46,572 किलोमीटर की सड़क बनी है, 1 लाख। और हिमाचल प्रदेश में 411 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क बनी और लगभग 700 किलोमीटर की सड़क बननी, टोटल सड़क बननी है 700 किलोमीटर। पीछे आया था मैं, आप लोग भी आए थे बिलासपुर में, जब मैंने पत्रकार बंधु भी आए थे, जब मैंने रिव्यू लिया था। अप्रॉक्सीमेट मोर देन 700 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। अब मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि बार बार क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह रहा हूं। जब मैं एमएलए होता था तो मेरा एक्सीएन आता था बजट से पहले और कहता था बजट के बाद कि सर आपको पीडब्ल्यूडी में 40 लाख मिले हैं, आपके 70 सड़कें हैं, बताइए किस सड़क पर 40 लाख लगाना है। तो मैं कहता था तुम ही करो फैसला, मैं कैसे फैसला करूंगा, क्योंकि मैं अगर फैसला करूंगा तो सब झगड़ेंगे मेरे से। 40 लाख में बनना क्या है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, जिसको यूपीए की सरकार ने रोक दिया था। और फिर मोदी जी की सरकार आई तो फिर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। और मुझे याद है, अच्छी तरीके से याद है कि जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी तो उस समय रंगीला राम राव और कौल सिंह ठाकुर दोनों मंत्री होते थे, और इन दोनों ने कहा था ये नहीं चलेगी स्कीम, ये नहीं चलेगी स्कीम। मेरे सामने कहा था, मैंने अपने कानों से सुना। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगी? ना 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 ना, ये स्कीम नहीं चलेगी। और मुझे याद है
कि 1998 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम शुरू हुआ था और 2002 में मेरे इलाके की 95% सड़क पक्की हो चुकी थी और बन चुकी थी। ये फर्क पड़ा। आज 12 वर्षों में 4,30,000 किलोमीटर सड़क बनी है और हिमाचल प्रदेश में 14,400 किलोमीटर की सड़क बनी, सिर्फ ग्रामीण में, गांव को जोड़ने के लिए। एलपीजी के कवरेज में 100%, 100% एलपीजी कवरेज हो चुका है, जो 2014 में 55% था। और यहां भी उज्ज्वला योजना में हिमाचल में 1.5 लाख गैस के कनेक्शन दिए गए, 1.5 लाख। टैप वाटर एक्सेस वॉज ओनली 37%, नहीं 37% का, क्षमा करिएगा, 370% का इंक्रीज हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में 100% कवरेज है टैप वाटर का। टॉयलेट्स में अगर हम कहें तो 2 लाख टॉयलेट्स हिमाचल में बने हैं, 2 लाख, और 12 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, इज्जत घर बने हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। हम आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल में पैदा हुए। आप जरा हरियाणा की कल्पना शुरू करो, पहाड़ों से नीचे उतर करके, पंजाब की कल्पना शुरू करो और उत्तर प्रदेश पहुंच जाओ। महिलाएं झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए पानी का लोटा लेकर के सड़कों के किनारे वो सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती। समझिए क्या जिंदगी गुजारती होंगी, क्या क्या आजादी मिली होगी उनको, जो अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए इंतजार करती थी सूर्योदय और सूर्यास्त का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ परिवारों को इज्जत घर देकर के इज्जत देने का काम किया और महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। यह भी हमको देखा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, 2014 में 18,000 ऐसे गांव थे जिनको बिजली नहीं थी। सौभाग्य योजना में बिजली दी गई और लगभग यहां हिमाचल प्रदेश में भी 12,890 घर छूट गए थे, उनको भी बिजली दी गई। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया और हैमलेट्स का भी, जिसको आप पालंगरी बोलते हो, उन पालंगरियों को भी बिजली पहुंचाई गई। बोलो ये बदलता हुआ भारत है कि नहीं है? बदला हुआ भारत है कि नहीं? उसी तरीके से हाउसिंग, अब मुझे याद है हमारे सतपाल जी बैठे हैं, सब पुराने विधायक हैं, सब लोग हमारे पुराने लोग, हम सब लोग इंदिरा आवास योजना के लिए इंतजार करते थे। और इंदिरा आवास योजना कैसे आती थी, वो भी वीडियो आके हमको बड़ी खुशखबरी सुनाता था। साहब जी आपके ब्लॉक में 3 इंदिरा आवास की योजना मिली है, बताओ किसको दूं? एक अनार 100 बीमार। हम बोलते थे यार तू ही बांट दे, किसको देना? ये इंदिरा आवास योजना की हालत थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें लगभग इस वर्ष, इस साल में, मतलब इस टेन्योर में 4 करोड़ नए घर को दिए जा रहे हैं और 8 करोड़ से ज्यादा घरों को आवास योजना दे दी गई है। और हिमाचल में भी 1,10,000 आवास योजना में घर दिए गए हैं। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी में आपका शिमला जोड़ा गया, धर्मशाला जोड़ा गया। पावर कैपेसिटी जो 249 गीगावाट्स थी, आज वो 520 प्लस गीगावाट है। लगभग 110% का इंक्रीज है और हिमाचल में 20% का इंक्रीज है। यह भी हमको समझ लेना चाहिए। सोलर कैपेसिटी, यानी ये जो सौर ऊर्जा, सूरज से आने वाली ऊर्जा जो है वो 2.6 गीगावाट थी, आज वो 110 प्लस गीगावाट हो गया है। 4,130% का इंक्रीज है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हिमाचल प्रदेश में भी 8,000 घरों में सोलर का पैनल लग चुका है। और हम रुकने वाले नहीं हैं। हिमाचल को टोटली सोलर इलेक्ट्रिसिटी से हम पूरा युक्त कर देंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
वाइब्रेंट विलेज, देखिए सोच का प्रोसेस देखिए, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। हम लोग चर्चा करते थे तो हम कहते थे ये गांव का अंतिम विलेज है, ये देश का अंतिम गांव है। मोदी जी ने कहा नहीं, ये देश का प्रथम गांव है। और उन्होंने वाइब्रेंट विलेज इस कल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया। 3000 विलेजेस इस तरीके के ढूंढे गए और इसके लिए करोड़ों करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ। और आज ये सारे विलेजेस आज टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं और टूरिस्ट वहां जा रहा है। इस तरीके से उसकी आर्थिक, हिमाचल प्रदेश में भी 75 विलेजेस इस तरीके के लिए गए हैं। उसी तरीके से वंदे भारत की आज 164 ट्रेनें चल रही हैं। आजकल हमारे लोग भी हिमाचल के दिल्ली में सवेरे 5 बजे बैठते हैं और ऊना उतर जाते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास वंदे भारत ट्रेन में। और उसी तरीके से लगभग 1300 हमारे अमृत भारत स्टेशंस बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 4 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं। और ये स्टेशन जो हैं ये वर्ल्ड क्लास स्टेशंस के रूप में मोस्ट वेल इक्विप्ड बनने वाले हैं और इसके लिए भी काम चल रहा है। उसी तरीके से आज एयरपोर्ट्स जो पहले 74 थे आज वो 160 हो गए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है और एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस पर भी तीव्र गति से काम हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कभी हमने सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में खुलेगा? आज 13 IIMs को बढ़ा करके 21 IIMs हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी सिरमौर में ये खुल चुका है। पहले हमारे यहाँ 376 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे, आज 820 मेडिकल कॉलेज, 820। और सरकारी क्षेत्र में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। आपके यहाँ भी चंबा, ऊना, चंबा, सिरमौर और हमीरपुर 3 जगह पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है। और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिर्फ 7 होते थे, आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। और हमारे हिमाचल में भी बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 2026 में 2 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और हमारे हिमाचल में भी 410 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दी गई हैं। उसी तरीके से मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, पहले 92% मोबाइल बाहर से आता था, आज 98% मोबाइल इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। सेमीकंडक्टर्स हम बनाते नहीं थे, आज सेमीकंडक्टर्स 5 मेजर स्थानों पर बनाए जा रहे हैं और इसका जो सेक्टर है ये नया ग्रोथ है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। स्पेस पर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमने कुछ किया है। आज हमारा चंद्रयान वो साउथ पोल पर जाकर के पहला चंद्रयान है जो साउथ पोल पर लैंड करता है और इस तरीके से। और अभी हम गगनयान पर काम कर रहे हैं और गगनयान के लिए भी पूरी ताकत से लगे हैं। लगभग 20,193 किलोमीटर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैंक्शन किया है और अब गगनयान में स्पेस में हमारा एस्ट्रोनॉट के साथ जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से काम है। डिफेंस में देखिए, देश को बदलते हुए स्थितियों को देखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था हमारे पास, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसकी कमी थी 2014 में। हमारे फाइटर्स प्लेन ऑब्सोलीट हो रहे थे, आए दिन मिग का एक्सीडेंट होता था, वो आउटडेटेड हो गए थे। 200% जहां तक डिफेंस का सवाल है तो 200% उसमें बजट का इंक्रीज हुआ है, 200% इंक्रीज किया गया बजट में। और डिफेंस एक्सपोर्ट, आज हम इंपोर्ट नहीं, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है वह 686 करोड़ से बढ़ करके 38,408 करोड़ रुपए का हो गया है। 5,500% बढ़ा है एक्सपोर्ट, यानी अब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
उसी तरीके से आतंकवाद को एग्रेसिवली लेने का काम, और भारत के लिए मोदी जी ने नया नॉर्मल बना दिया, नया डेफिनेशन बना दिया। नया डेफिनेशन क्या है कि टेरर का जवाब गोलियों से दिया जाएगा और उसको पूरा का पूरा माकूल जवाब दिया जाएगा। ये तुम्हारा न्यूक्लियर की धमकी, यह भारत अब सहन नहीं करेगा। कोई ब्लैकमेल होने वाला भारत नहीं है। और एक्ट ऑफ टेरर को स्टेट का टेरर माना जाएगा और उस गवर्नमेंट की एक्शन माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा। इस तरीके से जीरो कॉम्प्रोमाइज से हम न्यू नॉर्मल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने चर्चा सुनी है। आपको मालूम है कि पहली बार 100 किलोमीटर अंदर घुस करके हम लोगों ने, हमारी डिफेंस की फोर्सेस ने वहाँ उनके कैंप्स को ध्वस्त किया, उनके हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया। यह भी आप लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से बदलता भारत हम सब के सामने है। आज आपको ब्रह्मोस, जो उसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए का अब हमको ऑर्डर दूसरे देशों से आया है ब्रह्मोस के लिए। ये आज भारत की ख्याति बनी है और ब्रह्मोस की ताकत बनी है। यह भी हमको समझ लेना चाहिए। इसी तरीके से आज मुझे याद है, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था। मोदी जी 2014 में चुनाव में छत्तीसगढ़ आए थे। मैं उनको वापस एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तो मैंने उस समय चर्चा की कि मोदी जी, नक्सलवाद से यह प्रदेश त्रस्त है और मैं यहाँ 6 साल से इसका प्रभारी हूँ। मैंने सारे नक्सल इलाके नीचे तक घूमा हूँ। जिंदगी बहुत दूभर है, आम आदमी पिस रहा है, एक तरफ नक्सलियों के कारण और एक तरफ विकास से वंचित है। आपसे बहुत आशा है। उन्होंने उस समय कहा, हाँ जरूर इसको देखेंगे, लेकिन उस समय ही उन्होंने कहा था कि यह समस्या इतनी सरल नहीं है, लेकिन इसका जवाब, इसका मौका, इसका जवाब दिया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आज हमें खुशी है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया था कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, मुझे खुशी है कि नक्सलवाद उन्होंने उससे पहले ही समाप्त कर दिया और 126 जिलों में फैला हुआ, 8 राज्यों में फैला हुआ नक्सलवाद आज 0 पर आ गया। सारे जिलों नक्सलवाद मुक्त हो गए। इस तरीके से काम हुआ है। और इसके साथ साथ 15,000 किलोमीटर अब नक्सलवाद क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, 15,000 किलोमीटर्स। और इसी तरीके से 4,000 करोड़ रुपए उनको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, वहां की सड़कें, इसके लिए अलग से 4,000 करोड़ रुपए दिया गया है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अब हमारी डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हमारी अग्रेसिव और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी असर्टिव के साथ साथ हम इंडिया फर्स्ट, भारत के लिए क्या आवश्यक है, इस बात को ध्यान में रख करके इंडिया फर्स्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं, यह भी हमको देखने को मिला है। तो मैंने आपके सामने 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से देश का संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, नैरेटिव, थॉट प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, जीवन शैली, इसको किस तरीके से बदला है, यह आप सबने, हम सबने देखा है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सरकार को समय समय पर अपना आशीर्वाद भी दें, आशीर्वाद के साथ साथ इसको समर्थन भी दें, ताकत भी दें। और जैसी ताकत आपने अभी पंचायती राज के चुनाव में दी है, उसके लिए मैं आपको और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने
रास्ता तय कर दिया है 2027 का। हमारी जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया है, तुम्हारे जाने की बारी है और भारतीय जनता पार्टी की आने की बारी है। और इसलिए पूरी ताकत से आप इस काम में जुटे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हम विकसित भारत के क्रम में अपने आप को जोड़ने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। जिन लोगों का जन्म 2047 के बाद होगा उनको यह क्रम नहीं मिलेगा, या जो लोग 2040 में भी पैदा होंगे उनको भी यह क्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाल अवस्था में होंगे। लेकिन हम लोग वो हैं जिनको 2047 को विकसित भारत को साकार करने के लिए भरपूर मौका मिल रहा है और उसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इसको पूरा करें और इसको हम पूरा करने में अपना योगदान करें। यही आपसे मेरा निवेदन है। आप सब ने बड़े शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। अपने पुराने साथियों से मिल करके बहुत अच्छा लगता है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।